वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल बोरिंग हिस्ट्री विद विनय सर। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज आप सब लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, आज़ादी के 75 वर्ष। आप सब लोगों ने सुना होगा, टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में, सब जगहों पे आप सुन रहे होंगे। लेकिन मैं इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें, हम 75 वर्ष के तो हो गए, हमारा यानी भारत 75 वर्ष का हो गया आज़ाद हुए। ठीक, तो हमने ऐसे क्या क्या किया, क्या क्या हमें और करने की जरूर आवश्यकताएं हैं, वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट बनाया है, कुछ बातें जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब है कि आज़ादी हमें कैसे मिली। एक बहुत संघर्ष करना पड़ा हमें हमें 300 वर्षों तक अंग्रेजों से पूरा लड़ना पड़ा कि भाई हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो भगत सिंह क्यों ना हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी क्यों ना हो, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों ना हो। तो हमें उनको हमेशा रिमेंबर करना है कि इन लोगों ने हमें क्या दिया है। आज हम फ्री होकर के बोल पाते हैं तो वो उनका योगदान है। हमें क्या ऐसी आवश्यकताएं नहीं पड़ी, जब भी हम ऐसा हमने, वो उन्हीं की देन है कि हम दो गुटों में बटे हैं। कोई एक गांधी को फॉलो करता है, कोई गांधी का क्रिटिसिज्म करता है। ये भारत में चलता है, ये भारत की पुरानी संस्कृति है, इसको हमें भूलना ही नहीं है। क्योंकि भारत ऐसे नहीं बना, भारत की एक अपना कल्चर रहा है, अपना एक फ्री माइंड वाला स्टेट रहा है। तो हमें ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो पहला ऐसी बात है, जो कुछ बातें हैं जिसे हमें नहीं बोलना चाहिए थे, यानी स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, उस पर ध्यान देना। स्वतंत्रता बहुत ही संघर्ष से आई है, और फिर जाकर के हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाए, जो इसी को हमारा 75 वर्ष पूरा हो जाएगा। दूसरी बातें जो मैंने बताई हैं, कुछ उपलब्धियां जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। एक और ध्यान देने वाली बात है, हम वर्ड आया था, हम का मतलब सब लोग हैं, कोई भी धर्म हो, भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, सब लोग एक हैं। हम का मतलब है एक, यानी हम हमारा संविधान भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है। तो ये हम का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरा मैंने पॉइंट डाला है, कुछ उपलब्धियां जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। भाई हम 47 के बाद क्या किए, अब ये 75 वर्षों का लेखा जोखा हम देखेंगे। हमने विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, यानी उसके लिए हमने आईआईटीज, आईआईएम, इन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया। और इतने सारे हम लोग के इस क्षेत्र से निकले और बड़े बड़े पदों पर, जैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, वो आईआईटीएन ही है। अभी हाल ही में ट्विटर के पारस अग्रवाल, आई थिंक है उनका नाम, वो भी गूगल ट्विटर के सीईओ बने। तो बहुत सारे लोग इन जगहों से निकल करके बड़े बड़े नाम कमाते हैं। तो ऐसी संस्था का हमने निर्माण किया, जो हमारी उपलब्धियां हैं, यानी आईआईटीज, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज, अच्छे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ का हमने निर्माण किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का जो निर्माण हुआ है, वो हमें इन सब चीज़ों का लाभ पहुंचाती हैं भाई। तो एक बहुत बड़ा योगदान हमें है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, तो आज हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं। पहली बार में ही हम लोग मंगल पे पहुंच गए। तो हमारे लिए साइंस के क्षेत्र में इसरो जैसी, एक स्पेस के क्षेत्र में इसरो जैसी संस्था जो काम कर रही है, ये कितना बड़ा योगदान है भारत का। तो हमें इस पे गर्व करना चाहिए। अगर हमने अच्छे ये इंस्टीट्यूट नहीं बनाते तो ये शायद भी ना निकलते। अब ये जब निकल रहे हैं तो नीचे के स्तर के भी जितने भी अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, वो भी अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। हमारी देख रहे हैं उपलब्धियां, कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं कि हम 75 वर्ष के बाद भी किसी मामले में अब पीछे नहीं। हम अच्छे खासे सॉफ्टवेयर हमारे बनवा रहे हैं। बहुत सारा मेड इन इंडिया में कार्यक्रम के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनवाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण भी करवाया भारत सरकार द्वारा। और जो भी सरकारें आई, जो भी, वो सब ने अपना योगदान दिया ही दिया। हमारे यहाँ ये उपलब्धियां तो हैं, ये सब चीज़ें एक लाइन से आपको दिख रही हैं। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बनाया है, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आपने ये दो चीजें देख ली होंगी। तीसरे पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़े में इलेबोरेट करना चाहूंगा, थोड़ा सा अलग वे में। आप इसको ध्यान से देखना कि हमारा पूरा भारत इस पे निर्भर है। देखिए, जैसे पिंगाली वेंकैया व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे फ्लैग का निर्माण किया, मतलब फ्लैग हमारा बनाया, यानी हमारा ट्राई कलर तिरंगा। वो आते हैं आंध्र प्रदेश से, यानी साउथ इंडिया से, यानी हमारा भारत यानी कि यूनाइट है पहले से, इस क्षेत्र से आ रहे हैं। फिर भारतीय संविधान, ये भी देखने वाली चीज है, भारत का संविधान कौन का निर्माता कौन है? वी आर अंबेडकर जी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। वी आर अंबेडकर ये किस जाति से हैं? दलित जाति से। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये कौन सी जाति है? दलित जाति से आ रहे हैं। यानी इतने विद्वान व्यक्ति, यानी पूरे 300 लोगों की सभा बैठी थी, उसमें सबसे विद्वान अगर व्यक्ति था तो वही था, और वो काम इनको ही सौंपा गया और इन्होंने खुशी खुशी ये लिया। आज का माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे बहुत सारे लोग जय भीम, लेकिन उन्होंने एक चीज बोला था हमेशा, दलित ऊपर उठेगा कैसे? वो है एक ही माध्यम है, शिक्षा। और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनेगा कि उनको शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, उनको उस तक अच्छी शिक्षा के लिए उन तक पहुंच बनाई जाए। ये गवर्नमेंट का भी काम है। तो खामियां गवर्नमेंट के स्तर पर भी हैं और खामियां नीचे इन लोगों के स्तर पर भी हैं। तो इसको सही किया जाएगा तो आगे तभी जाएगा हमारे बाबा साहब जैसे व्यक्ति बन पाएंगे। और भी तीसरा, हमारा प्रथम शिक्षा मंत्री भी कौन बना? अबुल कलाम आजाद। अगर शिक्षा के मामले में देखा जाए, वो किस समुदाय से आते थे? मुस्लिम समुदाय। यानी हमारे भारत का शिक्षा कौन संभालेगा? वो एक मुस्लिम व्यक्ति संभालेगा। यानी आज के हम 75 वर्ष अगर बात देखेंगे तो एक निगेटिविटी आएगी कि हमारे मुस्लिम भाइयों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। और इसका बहुत बड़ा कारण है, इसको मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ा कारण चीज़ों में आ जाता है कि मदरसा में वो आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती है जो हमें। बहुत सारे मैं मुस्लिम फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनके कुछ लोग सरकारी भी हैं, उनके बच्चे अच्छे से स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ पाते हैं? उनके पास मनी है और अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। वो शायद जानते हैं कि अच्छी शिक्षा ही हमारा स्वरूप चेंज करवा सकता है। लेकिन अगर रूढ़िवादी रहेगी तो ये चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। तो हमारा शिक्षा मंत्री कौन बनता है? देखो, अबुल कलाम आजाद। आप देख रहे हैं हमारा राष्ट्रगान, यानी राष्ट्रगान का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आर टैगोर। वो किस क्षेत्र से आते हैं? बंगाल। यानी कि ईस्ट भी साथ है, साउथ भी आ गया, सेंटर भी आ गया, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन जो है। अबुल कलाम आजाद का अगर देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट, वो बाहर ही थे एक्चुअली, लेकिन अगर देखा जाए तो ये उत्तर पश्चिम का एरिया भी इनके साथ आता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं हमारा राष्ट्र। देख रहे हैं आप, मतलब भारत के इस कोने से लेकर उस कोने तक लोग शामिल हैं। फिर अगर देखा जाए तो हमारे भविष्य की विज्ञान की नींव जिसने रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके और अन्य साथी, वो किस स्टेट से आते हैं? यूपी से। ये हमारे राष्ट्रपिता कहां से आते हैं? महात्मा गांधी, गुजरात। यानी आप देख रहे हैं कि हमारी लोकतंत्र में ऐसा क्या है कि हम लोगों को एक बनाती है। यही सारी चीजें हैं जो हमें एक बनाती है। ये इतना महत्वपूर्ण है। हम लोग एक इसी वजह से हैं। यानी सब लोगों ने, सब प्रकार के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के हमारे संविधान को बनाया है। और संविधान बनाया, उसी पे हमारा भारत भी चलता है। और चाहे वो धर्म का मामला हो, हमारे धर्म, इसी संविधान में धर्म को भी स्वतंत्रता दी गई है। सबको अपने अपने आधार पर करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन मेरा एक, जैसे अभी आया था हिजाब का मामला, कर्नाटका में उठा था कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब उसमें क्या है, कुछ धार्मिक मतभेद वगैरह है। लेकिन मेरा सीधा सीधा मानना है, अगर कोई कॉलेज का नियम है, अगर वो कॉलेज बनाता है, कॉलेज में सबको एक ड्रेस दी जाती है, वो ड्रेस पहन के आए। ये सीधा सीधा बात है। या
ये पूरी तरह का हिजाब ना बने हो, सर ढकने वाला काम हो सकता है, आई थिंक उतना चलता है, लेकिन ड्रेस प्रॉपर ड्रेस एक होना चाहिए, नहीं कि पूरा तरह से। अब ये नहीं है कि हम धोती गमछा वगैरह ला करके, अपना ड्रेस कोड कुछ और है और धोती गमछा लगा करके चंदन लगा के जाइए, कोई दिक्कत बात नहीं है, भारत में सबको सम्मान दिया जाता है। तो इसका ये मतलब, लेकिन ड्रेस कोड को हमें फॉलो करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक, तो भारतीय आपने लोकतंत्र की खूबसूरती देखी क्या है, यानी सबको मौका मिलता है। और आज एक और बात सामने आई, यानी एक प्रथम ट्राइबल औरत, वो भी औरत की मैं बात कर रहा हूं, महिला हमारे सबसे बड़े यानी कि संवैधानिक पद पर बैठी, वो कौन है, हमारी महामहिम आज कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल अब बनने जा रहा है कि मुर्मू जी हमारी भारत की राष्ट्रपति बनी और वो भी जनजातीय क्षेत्र से आकर के ये पद हासिल किया। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है तो और क्या है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती, सबको ये सम्मान मिलता है, वो किस स्तर से उठी और जाकर के भाई हमारे सबसे संवैधानिक सर्वोच्च पद को ग्रहण किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी खूबसूरती है। चौथा पॉइंट है जो कुछ बातें जिस पर हमें बात करनी चाहिए, हमें सबको, और उसका समाधान भी करना चाहिए, वो क्या है, गरीबी। अभी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी खासी मात्रा में गरीबी है, बेरोजगारी काफी है, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। अब हमें मिल करके जिस पे हमें बात करनी चाहिए, सांप्रदायिकता, यानी कि सांप्रदायिकता क्यों फैलती है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, ये केवल हम लोग रोक सकते हैं ये। और ये सब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट है, और इसमें डायरेक्ट होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना करवाती हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन ये रोक कौन सकता है, ये हमारे बस में है। केवल सांप्रदायिकता हम अपने बहुत अच्छे तरह से रोक सकते हैं। क्यों, पहले तो हम फैक्ट चेक करें कि बात सही है या गलत। हम जा करके सीधा कोई व्हाट्सअप पे आया, फेसबुक पे आया, यूट्यूब से आया, हम लोग सीधा लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, भाई ये वो भाई वो। हमें जिस नजरिए, अगर क्रिकेट हो रहा है भारत पाकिस्तान, उसको क्रिकेट के नजरिए से देखें, ना कि उस भारतीय टीम पे ये प्रेशर बना दे, नहीं उससे जीतना है, ये जीतना है भाई। अरे क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से देखो भाई, जो जिस क्षेत्र में है और जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल सिचुएशन से हटा करके अपने को दूसरे ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहां पे ऐसी सांप्रदायिकता और दंगे फसाद ना हो पाए। ये हम ही लोग रोक सकते हैं। अभी बहुत सारा बीच में चल रहा था ताजिया वगैरह, तो उसको पानी लोग पिला रहे थे ताजिया वाले को, तो एक भाईचारा का संदेश गया। और बीच में अभी उसके जस्ट बाद और मतलब क्लिप बना करके शॉर्ट्स वगैरह बना रहे थे, एक तरफ ताजिया वाले को पानी पिलाई जा रही है, और कुछ इसके पहले हमारा सावन चल रहा था तो कांवड़िया यात्री जो थे उनको भी पानी मुस्लिम भाई पिला रहे थे। तो ये कैसा संदेश जा रहा है, एक सहिष्णु संदेश जा रहा है कि हम लोग सहिष्णु, भाईचारा है, आपस में प्रेम है, लेकिन इसको कौन फैला रहा है, हम ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं भाई, वो चीज़ें चलती हैं, ये हम लोग रोक सकते हैं। तो बात हमें किस पे करनी चाहिए, सब इन सब चीज़ों पे, शिक्षा पे बात करनी चाहिए कि भाई शिक्षा, हमें प्रॉपर अच्छी शिक्षा मिले, उस पर बात करें, हम उस पर आंदोलन करें, गरीबी पे बात करें, बेरोजगारी। लेकिन हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है धर्म धर्म धर्म, कहाँ ये सब चीज़ें क्यों ऐसी हैं, हम लोग इसी में रहेंगे क्या। लेकिन ये ऐसा नहीं, अगर जैसे राम मंदिर बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, राम मंदिर बन रहा है और बहुत सारे पर्यटक भी आएंगे देखने के लिए, ऐसा नहीं है, अब उस पर जाएंगे। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि ताजमहल का नाम बदल करके तेजो महाल कर दिया, मैं इसके बिल्कुल भी, इसका बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ। और ये भी नहीं है कि ताजमहल दोबारा वैसा बनेगा। अब भविष्य में कोई बात नहीं कर सकता कि भविष्य में ऐसा कौन होगा, लेकिन मैं इस पीढ़ी की तो बात मैं कर रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं बनने वाला। तो इन सब चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना है, जो हमारी धरोहर है, साझा धरोहर है, उसको हमारा काम है, कर्तव्य है कि उसको हम सजो के रखें। तो चलिए अब अगला पॉइंट है जो एक फ्यूचर को प्रदर्शित करेगा। पांचवा पॉइंट है जो 2022 से 2025 का क्या ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उस पर अच्छे से अपने आप को ढाल सकें। तो हमारा अपना सिंपल सा लक्ष्य है, आज मुद्दा भी बन गया, पर्यावरण का मुद्दा भी बन गया है, तो हम अपने आसपास पौधों को भी लगाएं। एक हमारा ये रहेगा लक्ष्य कि हम अपने, अगर हमारे पास लैंड है, अगर आप घर पे कहीं रहते हो तो नहीं होगा भाई, जाहिर सी बात है, फ्लैट वगैरह में रहते हो तो आप किसके घर जाओगे लगाने वगैरह। लेकिन अगर आप गाँव के क्षेत्र से हो, तो अगर आपके पास है तो 2 पेड़, 1 पेड़ अपने, चाहे कोई भी अपना त्यौहार आए, जन्मदिन आए, उस पर 1 पेड़ वगैरह लगाएं। दूसरा, अपने को
ये नहीं है इस किसी एक क्षेत्र में हमने सोचा है तो उस क्षेत्र में पूरी तरह से अपना जान लगाए जाने के लिए, ताकि हम उसको अचीव कर पाएँ। अगर नहीं हो पाता है तो अपने आप को कभी निराशा नहीं लानी अपने अंदर कि नहीं ये नहीं हुआ तो वो नहीं करें। हम अपने आप को एक बेहतर तरीके से ढालें, अपने आप को बेहतर स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तो हमारा लक्ष्य रहेगा 2022 से 2050 तक का पहला बेहतर इंसान, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एकदम शांतिपूर्ण, भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाना है, स्वयं को खुद को मतलब ऐसा है कि जैसे कि हम लोग अपना मतलब जैसे सपने जो होते हैं, अपने स्वयं के सपने को भी पूरा करें। स्वयं का सपना जैसे हम अगर 1000 करोड़ कमाना है तो 1000 करोड़ कमाने का सपना पूरा करें, ठीक। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने भारत को, अपनी भारत की संस्कृति पर नाज करें, संस्कृति का संरक्षण करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और 2050 तक एक हमारा एक प्रतिज्ञा करें कि 2050 तक कम से कम भारत उन टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो जहाँ पे मतलब गरीबी बिल्कुल लगभग निम्न हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लगभग खत्म नहीं हो सकता ऐसा कह सकते, लेकिन कम हो जाए, बिल्कुल यानी 80-90% के आसपास भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, सबको अच्छा घर मिले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सब अच्छा घर मिले, सबका जीवन यापन अच्छे से हो। तो इन्हीं सब पॉइंट के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम दूंगा, और कल मैं फिर अपना क्लास 6 क्लास हो चुका है, क्लास 7 मॉडर्न हिस्ट्री का कल मैं अपलोड करूंगा। तो ये मेरा इस पे इंडिपेंडेंस पे लेक्चर था, एक छोटा सा जो था। आप लोग सब इसको मेरे चैनल को बोरिंग हिस्ट्री विद विनय दुबे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना ज़रूर कमेंट दें, और इस चैनल को आप भरपूर प्रेम दें। थैंक यू वेरी मच।